नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रावित चौधरी और सबसे पहले बात एसपी सलविंदर की, जिनको आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ एनआईए जिनसे कर रही है और सलविंदर दिल्ली एनआईए ऑफिस में कल से ही मौजूद हैं। साथ ही सलविंदर सिंह के कुक को भी एनआईए ने समन भेजा है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। एसपी ने पठानकोट हमले से पहले आतंकियों पर खुद को अगवा करने का आरोप लगाया था। खबर ये भी है कि जांच में सहयोग न करने पर एनआईए एसपी की गिरफ्तारी भी कर सकती है। साथ ही पॉलीग्राफी टेस्ट भी संभव है एसपी सलविंदर सिंह का। आज फिर से पूछताछ हो रही है सलविंदर सिंह से, दूसरे दिन लगातार ये पूछताछ हो रही है। कल से ये पूछताछ जारी है और एसपी के कुक को भी समन भेजा गया है एनआईए की तरफ से और आज दूसरे दिन सलविंदर सिंह से एनआईए की पूछताछ जारी है। पॉलीग्राफी टेस्ट भी संभव है और इसके अलावा सलविंदर सिंह की गिरफ्तारी भी हो सकती है अगर वो उनकी तरफ से सहयोग पूरा नहीं मिलता है तो। पंकज कपाई हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ सामने आया अभी तक, क्या जानकारियां मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से? देखिए श्रमित, अभी कुछ ही मिनट पहले एसपी जो हैं वो एनआईए के दफ्तर पहुंचे हैं और पूछताछ एक बार फिर से कुछ ही समय बाद उनसे शुरू की जाएगी। कल भी 8 घंटे लगातार उनसे पूछताछ की गई और तमाम कड़ियों को जोड़ा गया है और आज एक बार फिर से कुछ ही समय पहले एनआईए के दफ्तर में एसपी सलविंदर सिंह पहुंचे हैं और उनसे कुछ ही समय में जो है पूछताछ शुरू की जाएगी एनआईए की टीम की तरफ से। जी, सहयोग को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर सहयोग नहीं मिला उनकी तरफ से तो गिरफ्तारी भी हो सकती है, पॉलीग्राफी टेस्ट भी संभव है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां मिल रही? देखिए श्रमित, कल जिस तरह से 8 घंटे लगातार पूछताछ हुई है और आज एक बार फिर से उन्हें यहां बुलाया गया था और वो अपने समय पर यहां पर पहुंचे हैं, तो सहयोग उनकी तरफ से पूरा दिया जा रहा है। लेकिन एनआईए को कई सवालों को लेकर शंका जरूर है, उनका स्पष्टीकरण अभी साफ तौर पर नहीं मिल पाया। यही वजह है कि लगातार 8 घंटे पूछताछ के बाद एक बार फिर से आज एनआईए की टीम जो पूछताछ के लिए उनको यहाँ पर बुलाया और साथ में जो जानकारी मिल रही है वो एनआईए की टीम की तरफ से जो कुक हैं उनको और जो इनके दोस्त राकेश हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये तीनों लोग उस समय मौजूद थे और तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा। और ये भी एनआईए के सूत्र बता रहे हैं कि दोनों को अलग अलग से पूछा जाएगा। अगर कई सवालों में जो स्पष्टीकरण नहीं मिलता तो एसपी सलविंदर और जो कुक हैं उनको आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। चलिए, ये लंबा जो है सिलसिला चलने वाला है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज दूसरा दिन है और एसपी सलविंदर से आज भी पूछताछ जारी है, कुक को भी समन किया गया। अगली बड़ी खबर है गुरदासपुर से। यहाँ पर नहर में स्कूल बस जा गिरी और 3 बच्चों की मौत की खबर है, 25 घायल हो चुके हैं। फतेहगढ़ चूरिया में नहर में ये बस गिरी है, निजी स्कूल की ये बस है और जिसमें सारे बच्चे सवार थे। घायल बच्चों को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन 3 बच्चों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है गुरदासपुर से। स्कूली बस जो है वो नदी में जा गिरी, 3 बच्चों की मौत हो गई, 25 घायल हो गए। फतेहगढ़ चूरिया में नहर में गिरी है ये बस, निजी स्कूल की ये बस थी जिसमें तमाम बच्चे सवार थे। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन 3 बच्चों की मौत की खबर है गुरदासपुर से। निजी स्कूल की बस जो है वो नदी में जा गिरी और यहां पर 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, 25 बच्चे घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया। अजय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरदासपुर से। अजय, कैसे हुआ ये हादसा? जी समित, हादसे की जो है वजह जो है अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 3 जो बच्चे हैं उनकी मौत की पुष्टि हुई है और 25 से ज्यादा बच्चे जो है वो घायल हैं। बस जो है नहर में जा गिरी है। सुबह अनबैलेंस पहली स्थिति के मुताबिक बस अनबैलेंस होकर गिरी बताई जा रही है, लेकिन कंप्लीट स्थिति जो है कि बस किस कारण से हादसाग्रस्त हुई है इसकी अभी कंप्लीट जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अभी मिली जानकारी के मुताबिक 25 से ज्यादा घायल और 3 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। जी शमित, घायलों के बारे में क्या जानकारी है अजय? जी शमीर, मैं बताना चाहूंगा कि घायल बच्चों को स्थानीय लोगों और बाकियों की मदद द्वारा, प्रशासन की मदद द्वारा अस्पतालों में पहुंचाया गया है और उनका इलाज जो है वो प्राथमिक तौर पर किया जा रहा है। जी शमीर। जी अजय, ये बताएं कि कुछ प्रत्यक्षदर्शी अगर हों, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हो, पता चल रहा हो किस तरीके से ये हादसा हुआ, शुरुआती जानकारी कोई?
देखिए सुमित, जैसे ही ये हादसा हुआ एकदम अफड़ा दफड़ी का माहौल था और अफड़ा दफड़ी के माहौल में सबसे पहले प्राथमिक भूमिका ये रहती है लोगों की कि जो भी घायल हैं उनको जल्दी से निकालकर अस्पतालों में पहुंचाया जाए और जल्दी जल्दी कैजुअल्टीज जो है वो कम हो। और इसी कारण जो है इस बात की और अभी जानकारी सामने नहीं आई है कि हादसा जो है उसकी सही वजह क्या है, लेकिन शुरुआती जांच में ये सामने आ रहा है कि जो हादसे की जो वजह है वो अनबैलेंस है। उसके बाद जो है आगे की जानकारियां जो जैसे ही स्पष्ट आएगी अपने दर्शकों को सारी जानकारी जो है वो मुहैया करवाई जाएंगी। जी शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो स्कूली बस नहर में जा गिरी और 3 बच्चों की मौत, 25 घायल। आगे बढ़ते हैं। पठानकोट हमले को लेकर आम आदमी पार्टी ने एसपी सलविंदर सिंह की कथित भूमिका पर शक जाहिर करते हुए जांच की मांग की है। वहीं सीएम बादल ने कहा कि एनआईए की जांच जारी है और इस बीच कोई भी बयान देना उचित नहीं है। पठानकोट हमले से पहले किडनैप हुए एसपी सलविंदर सिंह की भूमिका पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने एसपी सलविंदर सिंह की कथित भूमिका को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि एसपी के बयान उन्हें शक के घेरे में खड़ा करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री बादल का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले कुछ भी कहना उचित नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए, हमने पहले दिन से ये मांग की है। देखिए, सलविंदर सिंह की पूरी भूमिका पठानकोट आतंकवादी घटना में शक के दायरे में है, संदिग्ध है। ਉਹਦੀ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, मतलब बहुत उच्च पद्धर ते सेंट्रल एजेंसियां भी कली ਉਹ ਨਹੀਂ, सारी चीज़ की इनकुआयरी हो रही है। ਉਹਦੇ ਚ मैं कोई राय ना देनी चाहिए मैनू। संजय सिंह ने ड्रग स्मगलर, पुलिस और पॉलिटिकल लीडर्स के नेक्सस की भी आशंका जाहिर की है। इसमें ड्रग स्मगलिंग के माफिया, पॉलिटिकल लीडर्स पंजाब के और पुलिस के अधिकारी, कहीं इसका नेक्सस तो इस घटना के पीछे शामिल नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए और इसका सच सामने आना चाहिए। जांच एजेंसियां एसपी सलविंदर सिंह से लगातार पूछताछ कर रही हैं। जांच के बाद सच सामने आने की उम्मीद है, लेकिन एसपी के बयानों ने उन्हें शक के घेरे में लाकर खड़ा जरूर कर दिया है। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। पठानकोट आतंकी हमले के बाद लगातार सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने और बीएसएफ जवानों को बढ़ाए जाने की मांग पंजाब सरकार ने उठाई और सीएम बादल ने सरहद पर सुरक्षा मजबूत किए जाने की मांग की। तो पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीमा पर हर साल बीएसएफ के जवानों को बदलने की वकालत की। अमृतसर में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और सरबत के भले के लिए अरदास की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र को पंजाब पाक बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ानी चाहिए ताकि हर तरह की घुसपैठ पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 साल के बाद बीएसएफ बटालियनों की पोस्टिंग में फेरबदल की मांग रखी है। कि सारे लीकेजेस बंद होने चाहिए, छोटा जिहा लीकेज भी नहीं होना चाहिए। इन्होंने सारे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनू होर टाइटन करो ताकि कोई भी आदमी या कोई चीज़ उधरों इधर ना आ जाए। लेकिन मैं कहना है कि इन्होंने हर साल बदलना चाहिए, क्योंकि जो नैक्सस बन जाता है कईयां दा जिहड़े बदमाशी करते हैं और उन्हां दा जिहड़ी नैक्सस है स्मगलिंग गैंग्स नाल वो टूट जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता जारी रखने के हक में हैं। वहीं मुख्यमंत्री बादल भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस मसले पर फैसला लेने का अधिकार केंद्र को है। कोई सानू बहुत इंटरफीयर नहीं करना चाहिए सेंटर गवर्नमेंट दे कामां च, ये उन्हां दा काम है। उन्होंने सारे हालात दा अंदरों पता हुंदा है, सारी गल दा पता हुंदा है। जब भी ये बात होती है हम टॉक्स को तोड़ देंगे तो फिर कभी भी प्रोग्रेस नहीं होगा। दिस प्रोग्रेस, दिस टॉक्स मस्ट कैरी ऑन एंड वी मस्ट हैव पीस। दोनों मुल्कों के बीच बेहतर रिश्ते हों, इसके लिए बातचीत ही एक विकल्प है, लेकिन यह तभी मुमकिन हो पाएगा जब पाकिस्तान ईमानदारी से इस रास्ते पर आगे बढ़े। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल ने मिशन 2017 के लिए कमर कस ली है। सोमवार को पार्टी के विधायकों और कोर कमेटी की बैठक हुई और इसमें पार्टी को और मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में 14 जनवरी को माखी मेले में होने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए यूथ, महिला और एसटी विंग को निर्देश दिए गए और साथ ही इन इकाइयों को जमीनी स्तर पर काम कर 15 फरवरी तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। 14 तरीक ਨੂੰ ਮਾਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, उस मौके श्रोमणी अकाली दल वालों
ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ। 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੰਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ 15 फरवरी तक रिपोर्ट देने सारे नु कह। बात हरियाणा की। हरियाणा मंत्रिमंडल की आज होगी अनौपचारिक बैठक और सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। कुलबीर दीवान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। कुलबीर, बैठक का एजेंडा क्या है? देखिए शमित, ये महीने में एक मंगलवार को जो है वो अनौपचारिक बैठक जो है वो होती है और वही है। इसमें प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा जो है वो होती है और विकास कार्य किस तरह से चल रहे हैं उनकी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री लेते हैं। और आज जो ये अनौपचारिक मीटिंग है मंत्रिमंडल, इसमें ये भी माना जा रहा है कि जो हैपनिंग इंडिया होने जा रहा है इसमें इसको लेकर भी चर्चा इस मीटिंग में हो सकती है कि किस तरह से इसको ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जाए हरियाणा में, ताकि एक सक्सेसफुल जो इवेंट है वो हो सके। जी, हैपनिंग हरियाणा को मद्देनजर रखते हुए ये बैठक हो रही है। उसको लेकर क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, उसको लेकर ये बैठक है। शुक्रिया कुलबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम से मुलाकात की और अनिल विज ने कहा कि अगर डेरा मेडिकल कॉलेज बनाने में मदद करेगा तो डेरा में ही मेडिकल कॉलेज जल्द बनाया जाएगा। साथ ही विज ने इस मौके पर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के बेहतरीन सुविधाओं के बारे में दावे किए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सोमवार को सिरसा में थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के 8 जिलों में मेडिकल कॉलेज है, जबकि पंचकुला और भिवानी में सरकारी कॉलेज बनाए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में धार्मिक सामाजिक संस्थाओं और कॉरपोरेट घरानों की मदद से मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। विज ने डेरा सच्चा सौदा के संस्थानों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में डेरा सच्चा सौदा मदद करेगा तो डेरे में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इसीलिए यहाँ आए हैं कि हम महाराज जी से प्रार्थना करें कि वो भी एक मेडिकल कॉलेज खोलें। हम इसमें सरकार की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुले और क्वालिटी के डॉक्टर यहाँ पर तैयार हों, जिनकी सारे देश में डिमांड हो। अनिल विज ने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के विवादित बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को समझकर सुधार करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे गब्बर नहीं बल्कि हीरो हैं। अक्सर आप गब्बर तो विलेन था, मैं तो हीरो हूँ। अक्सर आप हॉस्पिटल की विजिट किया करते थे, छापेमारी किया करते थे, वो रुक गए हैं सर, क्या बताएं? नहीं, कहाँ रुक गए? नहीं, कहाँ रुक गए? वो लगातार जारी है, वो चल रहा है। अनिल विज ने बताया कि जिन सरकारी अस्पतालों को रेफरल अस्पताल कहा जाता है, उनकी डिमांड लेकर 64 करोड़ रुपए के चिकित्सा से संबंधित उपकरण और औजार मुहैया करवाए जाएंगे। एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताते हुए विज ने कहा कि प्रदेश के 84 अस्पतालों को NABH से एक्रेडिटेशन करवाया जाएगा। इसमें प्रत्येक जिले का एक सिटी अस्पताल, एक सब डिवीजन, एक CHC और एक PHC अस्पताल शामिल होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी अस्पताल बनेगा वो NABH से मान्यता प्राप्त होगा। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सियासी संकट की, जहां पर मुख्यमंत्री और सरकार पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद महबूबा मुफ्ती का नाम सीएम के लिए आगे किया गया, लेकिन अब तक उन्होंने ना विधायकों की मीटिंग बुलाई और ना ही राज्यपाल को कोई प्रस्ताव भेजा। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि PDP कुछ शर्तों पर ही बीजेपी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। जम्मू कश्मीर में सरकार शर्तों के जाल में फंसती दिख रही है। सूत्रों से खबर है कि PDP बीजेपी से लिखित आश्वासन चाहती है। जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा यानी आर्टिकल 370, राज्य में बाहर के लोगों के अचल संपत्ति खरीद और मताधिकार की मनाही की विशेष व्यवस्था यानी आर्टिकल 35A और राज्य ध्वज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने जैसे मुद्दों को न छेड़ा जाए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उनसे PDP ने किसी भी शर्त के बारे में बात नहीं की है। अभी तक हमारा PDP के साथ किसी प्रकार की
सरकार को बनाने को लेकर चर्चा नहीं हुई। इसलिए जो भी आप सुन रहे हैं ये सारे केवल अटकलें हैं, स्पेकुलेशंस है। दोनों साथ मिलकर बैठेंगे और इस अरेंजमेंट को आगे कैसे चलाना है इस पर चर्चा करेंगे। ऐसे अफवाहें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, हमारे पास कोई इस प्रकार की बात नहीं है। पर सरकार को लेकर महबूबा मुफ्ती की हाँ में देरी से कयासों का बाजार गर्म है, खासकर महबूबा मुफ्ती और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद से। वैसे कांग्रेस भी ऐसी बातों से इनकार कर रही है। इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है और न ही हमारा कोई इरादा या हम उनके साथ कोई सरकार बनाने के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद फिलहाल जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाया गया है। राज्यपाल के कहने के बावजूद सरकार निर्माण को लेकर न तो पीडीपी और न ही बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई जानकारी राज्यपाल को मुहैया करवाई है। और बड़ी खबर है, बिलासपुर में स्वार घाट के पास NH-21 पर 2 ट्रकों की टक्कर होने से रात 11 बजे से ही जाम की स्थिति है। हजारों वाहन जाम में फंसे हुए हैं, हजारों वाहन और सैलानी यहां पर फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अब सिर्फ छोटे वाहन ही वहां से पास हो रहे हैं, लेकिन अब भी हजारों वाहन फंसे हुए हैं। ये स्थिति पैदा हुई है क्योंकि रात 11 बजे यहां पर NH-21 पर 2 ट्रकों की टक्कर हुई थी और इसकी वजह से यहां पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। ये अपडेट है बिलासपुर में स्वार घाट के पास NH-21 का, जहां पर 2 ट्रकों की टक्कर रात 11 बजे हुई थी। उसके बाद से वहां पर जाम की स्थिति है और हजारों वाहन फंसे हुए हैं, सैलानी फंसे हुए हैं। अब सिर्फ छोटे वाहन पास हो रहे हैं वहां पर। यशराज शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। यशराज, अभी क्या अपडेट है? जी शमित, रात 11 बजे के बाद ये स्वार घाट के पास जो है ये रास्ता बंद हो गया था, जिसके बाद अभी तक इसको खोला नहीं जा सका और उसके चलते जो मनाली की तरफ से खासकर जो वॉल्वो बसेस दिल्ली के लिए जा रही थी वो सारी वहीं फंसी पड़ी हैं। दूसरा जो ऑपरेटर्स दिल्ली की तरफ से मनाली जा रहे थे उन्होंने बाया ऊना ट्रैक कर लिया, तो कुछ बसेस वहां से निकाली गई है, लेकिन अभी भी वहां पर 3 से 4 हजार वाहन फंसे हुए हैं, जिसके चलते वहां पे जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी अच्छा यशराज, ये तो हुई मौजूदा स्थिति, लेकिन जब रात को 11 बजे एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद एक्शन कब से स्टार्ट हुआ? मतलब प्रशासन ने कब तक एक्शन लेना स्टार्ट किया था? जी, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये स्वार घाट, यहाँ पे पुलिस चौकी, स्वार घाट पुलिस चौकी से लगभग 3 किलोमीटर दूर ये एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन ये जो रास्ता NH-21 खासकर यहाँ पे ट्रकों की काफी आवाजाही होती है, जिसके चलते कुछ ही देर में वहाँ पे लंबा जाम लग गया और क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैवल लोग करते हैं, तो वहाँ पे वाहनों की 2 तरफा लाइनें लगी, जिसकी वजह से जो मशीनरी जिन्होंने ट्रकों को हटाना था वो टाइम से नहीं पहुंच पाई। तो उसके बाद क्योंकि वाहन काफी ज्यादा है तो लंबा एक लाइन लगी, उसके बाद ये सारी स्थिति पैदा होगी। तो अभी तक लंबी जो वाहनों की कतारें वो अभी भी लगी हुई है। अच्छा, अब तक प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कैसे इस दिक्कत को दूर किया जाएगा, कितनी देर में इसको दुरुस्त कर लिया जाएगा? जी, प्रशासन की तरफ से एक जो वाहन था, रिकवरी वैन जो ट्रकों को हटाने के लिए भेजी गई थी, वो काफी छोटी वैन भेजी गई थी, जिसके बाद क्योंकि जो ट्रक टकराए हैं वो लोडेड ट्रक है और उनमें काफी ज्यादा सामान भरा हुआ, जिस वजह से उनको हटाया नहीं जा सका है। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन में कमी रही, जो छोटी वैन भेजी गई? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं प्रशासनिक लापरवाही, इसकी वजह से दिक्कत पैदा हो गई NH-21 पर और जाम की स्थिति। रात 11 बजे एक्सीडेंट हुआ था, अब तक जाम की स्थिति है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए यशराज। आगे बढ़ते हैं। पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर हिमाचल सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। सीएम वीरभद्र सिंह का कहना है कि सरकार हर पुलिसकर्मी को ऑटोमेटिक हथियार नहीं दे सकती। सीएम के इस बयान पर चिंता जाहिर करते हुए हिमाचल लोकहित पार्टी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही। पठानकोट आतंकी हमले के बाद हिमाचल ने भी जम्मू कश्मीर से सटी चंबा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री केंद्र से ITBP तैनात करने की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस करने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा दिखता नजर नहीं आता। मुख्यमंत्री का कहना है कि हर पुलिसकर्मी को ऑटोमेटिक हथियार देना संभव नहीं है। लेटेस्ट ऑटोमेटिक राइफल है वो नहीं दी जा सकती, तो हमारे पास एक बड़ी फोर्स होगी जो जिसके बाद जो है और एक काफी घातक जो वेपन है। उधर सरकार में सहयोगी भूमिका अदा कर रहे महेश्वर सिंह मुख्यमंत्री से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका साफ कहना है कि आतंकियों से लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए ही होंगे। आधुनिक युग है और जब तक आप संख्या भी बढ़ा लो, जब तक आपके के पास इस प्रकार के उपकरण नहीं होंगे
तो कैसे आप चेक करेंगे? ये होगा तो जो लेटेस्ट आपकी मशीनरी है उससे होगा। जिस तरह से आतंकी आधुनिक हथियारों का सहारा ले रहे हैं, उस हिसाब से राज्य की पुलिस को भी तैयार होने की जरूरत है। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। शिमला से अगली बड़ी खबर। यहां पर रोजाना पीलिया की शिकायत लेकर 7 से 8 मरीज सूबे के सबसे बड़े आईजीएमसी अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हैरान करने वाली बात यह है कि आईजीएमसी में पीलिया से संबंधित टेस्ट करने के लिए सुविधा ही मौजूद नहीं है। और जी मीडिया ने अस्पताल के रियलिटी चेक में पाया कि मरीजों को इन टेस्ट के लिए दिल्ली रेफर किया जा रहा है। अगर आप शिमला में रहते हैं और आपको पीलिया की शिकायत है, तो आप अपने उपचार के लिए आईजीएमसी अस्पताल जाने के बारे में जरूर सोच रहे होंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े और आधुनिकतम अस्पताल आईजीएमसी में पीलिया से संबंधित लीवर फंक्शनिंग टेस्ट यानी LFT और हेपेटाइटिस ई के टेस्ट ही उपलब्ध नहीं है। यानी सरकार जिस अस्पताल की बिना पर खुद को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी मानती है और अपनी पीठ थपथपाती है, उसी अस्पताल में इतनी बड़ी खामी सामने आई है। शहर में बढ़ते पीलिया के प्रकोप के बीच शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इन टेस्ट्स के लिए किट ही उपलब्ध नहीं है। टेस्ट होने में दिक्कत थी, उसका अरीजेंट की यहाँ पर प्रॉब्लम थी, उसके ऑर्डर कर दिए हैं, वो हो जाएगा। हेपेटाइटिस ई का पूछ रहे हैं, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। वो अभी तक यहाँ पर वो टेस्ट होता नहीं था, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पर हो जाए। अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि इन टेस्ट को जल्द ही शुरू किया जाएगा। अब आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बयान। जी मीडिया ने जब सीएम से इस मामले पर सवाल किया तो पहले उनके पास कोई जवाब नहीं था। साथ में खड़े स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कह दिया कि जनाब पीलिया का इलाज हो रहा है। इसके बाद जो सीएम ने कहा आप खुद ही सुन लीजिए। ट्रीटमेंट हो रहे हैं पीलिया के, पीलिया का है, पीलिया का इलाज कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो तो डिटेक्ट हो जाए तो उसकी दवाई कहीं भी की जा सकती है। प्रदेश के सबसे बड़े और आधुनिक अस्पताल में इतनी बड़ी खामी सामने आने पर विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। बीजेपी ने इसे सरकार की कोताही बताते हुए अस्पताल में इस सुविधा को जल्द लागू करने की मांग की है। आप उसमें जो है वो किट्स उपलब्ध नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण टेस्ट नहीं हो रहे हैं। इससे इस बीमारी को जो है वो कंट्रोल करने में भी असुविधा उत्पन्न हो रही है। इसकी तरफ जो है प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। आईजीएमसी की यह खामी जाहिर करती है कि प्रदेश सरकार खतरनाक रूप ले चुकी पीलिया की बीमारी पर कितनी गंभीर है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।